नमस्कार। इनकलाब जिंदाबाद साथियों। आज हमारे देश के वीर सपूत महानायक, और यदि मैं उन्हें राष्ट्रपुत्र कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे महान योद्धा शहीद आज़म भगत सिंह की जयंती है और उनकी जयंती पर मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। दोस्तों, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। डिजिटल दुनिया है और डिजिटल दुनिया में बच्चा पैदा होता है। आजकल के बच्चे को हम लोग देखते हैं, तब से एंड्रॉयड मोबाइल उसके हाथ में होता है और उसी को वो गेम समझकर खेलता है और बड़े होने तक उसमें फिर गेम खेलने लग जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से कई युवा साथी एक दूसरे से जुड़ते हैं, फ्रेंडशिप होती है, चैटिंग होती है। कुछ लोगों की फ्रेंडशिप लड़का लड़की में ज़्यादा होती है तो उसके बाद में वो प्यार में बदल जाता है। बहुत सारे तो ठगा भी गए, कुछ लोग भाग भी गए, कुछ लोग शादी करके सक्सेस भी हो गए। तो डिजिटल दुनिया में इस तरह से ग्रोथ कर गया है इंडिया। लेकिन यदि हम जिस उम्र की बात करते हैं, जैसे आज जिनकी जयंती है, शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हो जाते हैं और उनकी जीवनी सभी पढ़ते हैं, जानते भी हैं। आज भी बहुत सारे लोगों ने विकिपीडिया पे सर्च किया होगा, जिनको नहीं मालूम होगा। बाकी थोड़ा बहुत तो सभी ने किताबों में पढ़ा है। तो ऐसे शख्स जो 23 साल की उम्र में ही अपनी जन्मभूमि, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं। क्या हम वर्तमान पीढ़ी को ये संदेश दे पा रहे हैं? क्या उनमें ऐसी ऊर्जा भर पा रहे हैं? क्या वर्तमान पीढ़ी में जो हमारे बीच में मौजूद युवा है, क्या वो इनकी विचारधारा को समझ पाते हैं? मुझे लगता है ज़्यादातर सिर्फ पढ़ते हैं, नारे लगाने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते हैं। आज भी भगत सिंह को, उनकी जो विचारधारा है, उनको समझना बहुत कठिन कार्य है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको यदि आप साल भर भी पढ़ते हो तो बहुत ही कम होगा। मैं काफ़ी टाइम से पढ़ता आया हूँ, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की तरह आजकल दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती कि अपन इनके जो फैक्ट होता है वो बहुत ही जल्दी भूल जाया करता है। लेकिन आज मैं इनके संबंध में इसलिए चर्चा करना चाह रहा हूँ क्योंकि इनके जो विचार हैं कहीं ना कहीं वर्तमान परिस्थितियों पर फिट बैठता है, सटीक है। और उनकी जो भविष्यवाणी कह सकता हूँ, उस समय 1907 में जब वो पैदा हुए थे और 1931 में जब उनको फांसी दी गई थी, उसके पहले उन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। उसके बाद में हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो तब उन्होंने एक चीज स्पष्ट की थी, जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इस संगठन की स्थापना के समय उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद भारत की आम जनता को समाजवाद स्थापना के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। सोच सकते आप, उस समय 1926 में उनकी ये भविष्यवाणी कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद में भारत की जो आम जनता है को खदेड़ने खदेड़ने और समाजवाद की स्थापना करने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आप देख रहे हो आज भारत देश में पूंजीवादी हावी है और समाजवाद की स्थापना करने के लिए यदि हम सामाजिक विचारधारा पर चलते हैं, समाज के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो किस तरह से दमनकारी नीतियों के साथ में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, चाहे वो आंदोलन हो या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई लेख हो या कोई प्रकाशन हो। दोस्तों, आज मैं दिन भर से मेरी निलंबन को लेकर पेशी थी। 11:30 बजे से कलेक्ट्रेट में उपस्थित था, 6 बजे तक बैठा रहा। माननीय जिलाधीश महोदय, कलेक्टर साहब नहीं आए, मेरी हियरिंग नहीं हो पाई। 4 पेशी पे जा चुका हूं मैं, मतलब 1 महीने से। आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले मेरा जो निलंबन हुआ था
15 जुलाई को, सितंबर अक्टूबर आ गया है, जब हाई कोर्ट ने जिलाधीश महोदया को वहां से एक ऑर्डर जारी करके 4 हफ्ते में निपटारे के लिए स्पष्ट निर्देशित किए थे, समय सीमा बांधकर, वो 4 हफ्ते जाने के बाद भी मैं बिल्कुल एक क्रिमिनल की तरह जाता हूँ, अपने ही ऑफिस में जाके बैठता हूँ, अधिकारियों से, बाबुओं से मिलता हूँ, साहब का वेट करते हैं। आज आचार संहिता भी लग गई, आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। बहुत जल्दी नए विधायक साहब मिलेंगे, जो भी मिलेंगे किसी पार्टी से ही मिलेंगे। तो एक क्रिमिनल की तरह जाकर बैठता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई एक आवेदक जाता है, दिन भर ऑफिस के बाहर बैठता है, फिर बाद में वापस जाता है। तो बहुत अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, उसके बाद भी मुझे एक तरह से वो सजा मिल रही है कि मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, दिन भर वॉच करता हूँ, आए आए आए, वेट करो, वॉच करो, वेट करो, वॉच करो। लोग आते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं, और अपन वहीं की वहीं रह जाते हैं। दिन भर वेट करने के बाद वापस शाम को खाली हाथ, बिना सुनवाई के साइन करके वापस। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते यदि मैं सोचता हूं, तो सीख तो मिल ही रही है, लेकिन समाज में जो हमारे समाज की स्थिति है, हमारे अधिकारी कर्मचारियों की स्थिति है, बहुत खराब है। और ये बताने की जरूरत नहीं कि मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत देश में ही नहीं, एशिया का सबसे पिछड़ा साक्षरता के प्रतिशत में हमारा जिला अलीराजपुर आता है। कहना बहुत शर्मनाक है। यहां पर शिक्षा का स्तर निम्न भी है, शिक्षकों की कमी है। मैं पहले भी बता चुका हूं, कई आंकड़े बता चुका हूं। शिक्षकों की कमी होने के बाद भी हमारे यहां से वो शिक्षक जो जिले में स्थानीय स्तर पर काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छे शिक्षक है, उनका तबादला जिले के बाहर कर दिया जाता है। कितनी शर्मनाक बात है। पहले शिक्षकों की कमी है। 500 से अधिक अलीराजपुर जिले के ऐसे स्कूल है जहां पर शिक्षक है ही नहीं, शिक्षक विहीन है। वहां पर भर्ती करने चाहिए हमको। आप कौन सी शिक्षा देना चाह रहे हो? शिक्षा का स्तर सुधारने की बात कर रहे हो, बिगाड़ने की बात कर रहे हो? आप शिक्षकों को लाने की बजाय शिक्षकों को बाहर भेज रहे हो। किस तरह से हम शिक्षा का स्तर सुधारेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो हमारे शिक्षकों को कल ही आदेश देखा है, 20-21 शिक्षकों का जिले से बाहर तबादला हो गया, उसमें कई महिला शिक्षक भी है। दिल दहल जाता है सुन के कि यार, महिलाओं को भी 200, 500, 700 किलोमीटर भेज दिया जा रहा है। अब वो किस कारण से भेजा, आप सब हम जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन यार, कहीं ना कहीं ये द्वेषतापूर्ण कार्रवाई अच्छी नहीं है। आपके ही समाज का व्यक्ति है, कितना परेशान होगा वो। सोचो ना, 500-700 किलोमीटर परिवार से दूर जाएगा, फिर आएगा, और वो ठीक है, वो जाए आए, वो अलग बात हो गई। हमारे जिले के शिक्षक का स्तर निम्न है, उसको आपको बढ़ाना है। यहाँ पर शिक्षकों को अपॉइंट करवाना है, आप अपॉइंट नहीं करवा रहे हो, शिक्षकों की भर्ती नहीं करवा रहे हो, उल्टा उनको यहां से बाहर भेज रहे हो। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन सी स्कूल में जाएंगे? क्या हमारे जिले में पर्याप्त शिक्षक है? नहीं है। तो जब भर्ती नहीं कर सकते हो तो कम से कम भेजो तो मत यार, बहुत तकलीफ होती है। तो वर्तमान में मैं जो बोल रहा था, भगत सिंह की विचारधाराओं को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप सटीक बैठने पर मेरी ये बात चल रही थी, और उनके जो विचार थे। देखो, भगत सिंह जब 12 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप सबने सुना है, पढ़ा है, हुआ था। उस समय उनको देखने की एक ललक जगी। वो 12 मील दूर गए, उस जगह पर गए, उन्होंने देखा, सोचा, समझा, परखा, अपने आप को उस जगह पर रख के महसूस किया। उसके बाद में धीरे धीरे उनके दिमाग में ये चीज आने लग गई कि यदि देश को अंग्रेजों से बचाना है, इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करना है, इस देश में लाचार, भूखमरी, गरीबी, कुपोषण, दरिद्रता को खत्म करना है, तो हमें वैचारिक क्रांति लानी पड़ेगी। और वैचारिक क्रांति बंदूक, तोप, पिस्तौल से नहीं आती।
उनका कहना था उस समय कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारधारा के बढ़ाने वाले पत्थर पर रगड़ी जाती है। ये उस समय के भगत सिंह के विचार थे। सोचो क्या दिमाग रहा होगा उस बंदे का उस समय, जब वो जेल के अंदर होते थे तो भी बस किताबें लिखना। वो कभी खुद को ऐसा महसूस करते ही नहीं थे कि मैं जेल के अंदर हूं। इतना स्वतंत्र महसूस करते थे खुद को। जेल के अंदर रहने के बाद भी कई किताबों को पढ़ा उन्होंने, मार्क्सवाद को पढ़ा, कार्ल मार्क्स को पढ़ा, उन्होंने वामपंथी विचारधारा को भी पढ़ा, उनको भी समझा, उनके भी समर्थक रहे हैं। फिर वो समाजवाद के पोषक रहे हैं, पूंजीवाद के घोर विरोधी रहे हैं। ये सारी चीजें की उनने। और उसके बाद ही आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, 8 अक्टूबर 1929 को केंद्रीय असेंबली में उनके साथी रहे उस समय बटुकेश्वर दत्त के साथ में मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ा था। बम फोड़ने का कारण क्या था? उनके जो विचार है वो ये थे कि गूंगों को या बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है। बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है। और यही साबित करने के लिए उन्होंने ऐसी जगह बम फेंका केंद्रीय असेंबली में कि कहीं खून खराबा नहीं हुआ, किसी को गंभीर चोट नहीं आई। और बम फेंका और उन्होंने सरेंडर किया। वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने सरेंडर किया वहीं पर ताकि वो अंग्रेजी हुकूमत उनको पकड़े और वहां से इंकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। और हंसते हंसते वो जेल चले गए। जेल में गए, उनको माफीनामा लिखने के लिए भी कई बार अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से ऑफर किया गया कि आप माफीनामा लिख के दे दो, हम आपको फांसी नहीं देंगे। लेकिन भगत सिंह उस समय जब वो चंद्रशेखर आजाद से मिले थे चोरा चोरी हत्या कांड में, तब वो आजाद से मिले थे और उनके नेतृत्व में काम करते थे। तब उनका यही कहा, सबसे पहले आजाद से जब मिले थे तो उन्होंने जलती मोमबत्ती पर हाथ रख के एक बात कही थी आजाद को कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, किसी भी सूरत में माफी मांगूंगा नहीं और सर्वोच्च अपना बलिदान दूंगा, मैं इस माटी के लिए मर जाऊंगा। और वो जाते जाते उन्होंने निभाई। उन्होंने माफीनामा नहीं लिखा, पीछे नहीं हटे और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो ऐसी क्रांति को जन्म देने वाले वीर योद्धा रहे 23 साल की उम्र में, जो अपना शहादत दे देते हैं, शहीद हो जाते हैं। आज में उनके कुछ मुख्य जो नारे हैं जो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं, वो हम लोग अक्सर जैसे बोलते ही हैं, कोई भी कार्यक्रम होता, प्रदर्शन होता तो इंकलाब जिंदाबाद, ये तो बोलते ही हैं। उसके अतिरिक्त एक दो और है, जैसे मैं एक मानव हूं। भगत सिंह कहा करते थे कि मैं एक मानव हूं और मानवता को प्रभावित करने वालों से मुझे मतलब है। कितनी बड़ी बात है, मैं मानव हूं और मानवता को प्रभावित करने वाली हर उस चीज से मुझे मतलब है। एक और चीज थी, निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार। ये क्रांतिकारी सोच के दो अहम लक्षण हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार, ये क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी सोच के दो महत्वपूर्ण लक्षण है, अहम लक्षण है। निष्ठुर आलोचना करते भी आना चाहिए, सहन करने की शक्ति भी होना चाहिए, और स्वतंत्र विचार, निष्पक्ष विचार, जो हमारे समाज में आज नहीं है। हमारा एक व्यक्ति झंडे का सौदा कर लेता है, संगठन का सौदा कर लेता, पार्टियों की दलाली कर लेता, अपनी विचारधारा को बेच देता है, लेकिन स्वतंत्र विचार नहीं रख पाता है। कितनी बड़ी बात है। इतिहास यदि आप उठाकर देखते हो तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाई। नौजवान भारत सभा का गठन किया हमारे आइकॉन शहीद आजम भगत सिंह ने भी किया। कांशीराम जी ने भी अलग से पार्टी बनाई। सभी लोग कहीं ना कहीं समय समय पर अपने आप को उस सिस्टम में लाने के लिए सारी चीजें करता है, और इस चीज की आवश्यकता महसूस करते गए वो, कि हमको समाज को यदि
वास्तव में उस लेवल पर लाना है तो हमको इस सिस्टम में जाना पड़ेगा, और हमारे लोग उस सिस्टम में नहीं होने की वजह से ही हमारे समाज की ये परिस्थितियां बनी हुई है। आज हमारा देश पूंजीवाद की जकड़ में। भगत सिंह ने उस समय बोल दिया था कि हमें पूंजीवाद को खदेड़ने और समाजवाद की स्थापना के लिए संघर्ष करना पड़ेगा इस देश की आम जनता को भविष्य में, और वो भविष्य सही साबित हो गया। 1928 में आपने पढ़ा होगा, जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। उसी समय साइमन कमीशन, गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। उसी समय लाठीचार्ज हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया और लाला लाजपत राय को लाठियों के प्रहार से आहत होकर उनकी मृत्यु हो गई थी। वो शहीद हो गए थे उस समय। और उनसे भगत सिंह इतना आहत हुए थे कि उन्होंने 17 दिसंबर, मतलब जब लाला लाजपत राय को उनकी जो शहीद हुए लाला लाजपत राय, उसके बाद वो आहत होकर उनने प्लानिंग बनाई और वहां के एसपी को मारने के लिए उनने प्लानिंग बनाई। स्कॉट जो वहां के एसपी थे तत्कालीन, उसको मारने की एक प्लानिंग बनाई उनने, और उस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए 17 दिसंबर 1928 को शाम 4:15 बजे लगभग वो लोग जाते हैं अपने टीम के साथ में प्लानिंग के तहत टहलते टहलते। लेकिन वहां पर एसपी की बजाय एएसपी सैंडर्स आ जाते हैं और उन्हें गोली से मारकर अपने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेकर भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भाग जाते हैं। तो इस तरह की क्रांति को जन्म दिया उनने। जब जरूरत पड़ी किताबों का सहारा लिया, किताबें बहुत लिखी, और सबसे उनकी जो लोकप्रिय किताब रही है मैं नास्तिक क्यों, 1931 में उन्होंने लिखा था। वो आज भी आपको गूगल पे मिल जाएगी। उसकी वास्तविकता को यदि हम समझना चाहे तो भगत सिंह को समझना इतना आसान नहीं है। वो आस्तिक भी नहीं रहे, उन्होंने ईश्वर की परिकल्पना को भी नकार दिया, लेकिन ईश्वर की शक्ति को नहीं, प्राकृतिक शक्ति को जरूर मानते थे। वो इस संसार में कोई शक्ति है जो देश को चलाती है, प्रकृति को चलाती है, मानव जाति को चलाती है, उसको मानते थे। तो हम इस चीज की गहराई में नहीं जा सकते। मैं भी इतना अंदर से नहीं जानता हूँ, समझ भी नहीं पाता हूँ, ना समझा सकता हूँ आपको। लेकिन मैं नास्तिक क्यों, ये इतना बड़ा सवाल था अपने आप में कि उन्होंने किताब लिखी उस पर, और उसका लेख भी छपा था 1931 में, जिसके माध्यम से हम सब तक वो गूगल पे भी आपको मिल जाएगी, और चाहे तो किताब उसकी आपको प्राप्त हो सकती है। तो भगत सिंह को पढ़ने की जरूरत है वर्तमान युवाओं को, कि 23 साल का एक युवा किस तरह से देश और देश के आने वाली समस्याओं पर विचार कर लेता है। वैसे ही हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो बिरसा मुंडा है जो भगवान कहलाए। वो भी 25 साल की उम्र में भगवान बन गए। एक आम आदमी से भगवान बनने की कहानी है भगवान बिरसा मुंडा है। महामानव जननायक, क्रांति सूर्य, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी उपाधि। यदि इस देश के राष्ट्रपति हमारे महात्मा गांधी हो सकते हैं तो इस देश के राजा बिरसा मुंडा को होना चाहिए, और इस देश के राष्ट्रपुत्र शहीद आजम भगत सिंह को उपाधि मिलनी चाहिए। ये मेरी मांग है और होना ही चाहिए। लेकिन हमारे देश में जिन लोगों ने नाखून नहीं कटवाए उनको शहीदों के प्रमाण पत्र मिल गए। दोस्तों, ये मैं सारी चीजें इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा। आज की जो वर्तमान परिस्थितियां है, वर्तमान जो पीढ़ी है, वो शहीदों की विचारधारा को पढ़ती जरूर है, उसका अनुसरण नहीं करना चाह रही। हम सब ये चाहते कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोस के घर में, हमारे घर में नहीं। बिरसा मुंडा जैसा क्रांतिकारी योद्धा हो लेकिन हमारे घर में नहीं होना चाहिए, शहादत देने वाला पास में होना चाहिए। कौन करेगा भाई, कौन लड़ेगा आपके लिए, आपके समाज के लिए कौन आएगा? बाहर से कोई नहीं आने वाला है, कोई जन्म नहीं लेने वाला है, कोई अवतारी पुरुष नहीं आने वाला आपके लिए। जो है इसी जन्म में है, जो होना है इसी जन्म में होगा, भुगतना भी इसी में है, कर्म भी आपको इसी जन्म में करना है और अंजाम भी आपको इसी जन्म में भुगतना है। तो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बात को खत्म करता हूं। लेकिन जाते जाते एक मैसेज था वर्तमान पीढ़ियों को कि समय आ गया है भगत सिंह के विचारों को अमल में लाने का, बिरसा मुंडा के विचारों को अमल में लाने का। और ये दोनों ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अपने धर्म की अलग से स्थापना कर दी। भगवान बिरसा मुंडा का बिरसा ये धर्म कहलाता है,
जो शुद्ध प्राकृतिक सांस्कृतिक आदिवासी रहा है। उन्होंने सभी धर्म अपनाए, लास्ट में सभी धर्म को परित्याग कर दिया। वैसे ही मैं नास्तिक क्यों हूँ, किताब के माध्यम से भगत सिंह ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए। तो आप लोग इनके मार्गदर्शन, इनके विचारों को पढ़े, इनके विचारधारों को अपने दिल में ले जाए, अपनाए। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, संघर्ष करना पड़ेगा। मैं कसम से रोना रोना आ जाता कभी कभार, जिस तरह से शारीरिक मानसिक रूप से हम लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, वो समाज के लिए बहुत ही मतलब आप कह नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत बुरा दौर चल रहा है। आप बोल नहीं सकते हो, आप लिख नहीं सकते हो, और आप लड़ भी नहीं सकते हो। ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही है। और जो समाज के जानकार प्रबुद्ध वर्ग है, जो लड़ सकता है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं शोषण का शिकार हो जाता है। बेरोजगार युवा किस तरह से लाठियां खा रहे हैं अपने को मालूम है। अधिकारी कर्मचारी या तो ट्रांसफर होगा या फिर निलंबित होंगे। और जो लड़के गुस्से में आके, आवेश में आके कुछ बोल जाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहा हमारा समाज, और हम आपस में लड़ रहे हैं। जातिवाद, उपजातिवाद, संगठनवाद, ये चीजें नहीं चलेगी। और यदि ऐसा होगा तो हम लोग भी समाज के सारे संगठनों से अलविदा कह लेंगे। काम नहीं कर पाएंगे आपके साथ। हम कैसे करेंगे यार? हम देश को बचाने के लिए निकले हैं, समाज को बचाने के लिए निकले हैं, समाज को एक करने की बात कर रहे हैं, वो साला हम आपस में ही लड़ रहे हैं। आपसी लड़ाई की वजह से आपका दुश्मन इतना स्ट्रोंग हो गया है कि वो आपके घर में घुस के आपके लोगों को मारने के लिए तैयार है। तो आपकी ताकत तो है नहीं, आपकी ताकत तो बट रही है। तो देखो, हमारे अंदर तो भगत सिंह घुस गया है, बिरसा मुंडा घुस गया है। तो हम तो क्या है, मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। क्योंकि जो आदमी भगत सिंह को पल लेता है, समझ जाता है, जो आदमी बिरसा मुंडा टंट्या भील को समझ जाता है, वो नौकरी की परवाह नहीं करता। फिर वो जाति धर्म के बीच में नहीं आता है, वो बहुत ऊपर स्तर पर सोचता है। फिर क्रांतिकारी विचारधारा चलती है, वो क्रांतिकारी के विचारधाराओं पर चलता है, और उसको फिर समाज और देश दिखता है। और उस बीच में जो भी आता है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो हम तो भैया कुछ भी कर सकते हैं। यदि हमारे ऊपर कोई इस तरह की हरकत होती है, धमकियां तो मिलती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे ऊपर कोई ऐसा हमला होता है या कोई कोशिश करता है, तो हम उसको वैसे ही जवाब देंगे। लेकिन यार, जो सामाजिक संगठन के लोगों को करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। आप एक दूसरों की टांग को खींच रहे हो, समाज को आगे नहीं जाने दे रहे हो। और ये सब वर्चस्व की लड़ाई की वजह से हो रहा है। और आपसी वर्चस्व की वजह से हमारा समाज 70 साल पहले भी वही था, आजादी के पहले भी वही था, आज भी उसी परिस्थिति में है। हो सकता है आपने लंगोट छोड़ दिए, जींस पैंट पहन लिए हो सकता है आपके पास पहले गाड़ी नहीं थी, आज गाड़ी घोड़े आ गए हो, लेकिन ये आपका विकास नहीं है। ये सब आपके समाज के विनाश पर मिला आपको। आपके समाज ने बलिदान दिया उसके लिए, और उसके बाद ही आपको ये सारी चीजें नसीब हुई है। तो मैं बस यही संदेश था। बाकी अब बहुत कुछ हो चुका, हमारे उपचुनाव की डेट भी आ चुकी है, बहुत सारे कैंडिडेट भी होंगे। सबको शुभकामनाएं भाई। सब लोग लड़ो अपने अपने स्तर पर, अपना अपना दमखम दिखाओ। हमको तो मालूम है चुनावी मुद्दे कैसे होते हैं, हमने सबके लिए काम भी किया है, दोनों दलों के लिए किया है, लेकिन हमारे समाज का कुछ नहीं है। तो किसी न किसी को तो वोट देगा हमारे समाज का युवा। तो ठीक है, आप सब बने रहिए अपने साथ, जैसे हो वैसे ही अपनी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाए, समाज को मजबूत बनाए। आप जहां बुलाओगे, जब बुलाएंगे, हम लोग तो हमेशा आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। आज भगत सिंह की जयंती थी, तो काफी
बार में भावुक हो जाता हूँ इनको जब पढ़ता हूँ, तो इनके गाने सुनता हूँ इनके बारे में, तब भी लगता है। तो आज थोड़ा सा भावनात्मक रूप से मैं बोल गया हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। जवाहर जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।